वेलकम टू एमएनएस सीबीटी प्रेप 2026 और आज है हमारा जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 3। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिससे सीबीटी में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। तो ये टॉपिक है तुम्हारा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट वाले तो हम लोग बहुत इजीली समझ लेंगे टॉपिक, क्योंकि हमें भाई पीसीबी वाले स्टूडेंट और फिजिक्स में हमें डायरेक्शंस के बारे में बहुत डिटेल में समझाया जाता है। रही तुम्हारी बात ब्लड रिलेशन, तो वो मैं तुम्हें आज इतनी ट्रिक्स और टिप्स बता दूंगी कि तुम लोगों के दिमाग में ये ब्लड रिलेशन घुस जाएगा। पूरी तरह डिटेल में तुम्हें समझाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना। जो क्वेश्चन बताऊंगी उन्हें प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन वर्कशीट में दूंगी उन्हें प्रैक्टिस करना। तुम्हारे दोनों टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जो तुम 4-4 5-5 लेक्चर्स में पढ़ते हो वो मैं तुम्हें विद इन वन शॉट कवर करवा दूंगी। तुम्हें कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज हम कवर करेंगे वो है हमारा ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक। ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है? अब देखो, हम पहुंचेंगे भाई अपने परिवार के ऊपर, हम जाएंगे अपनी फैमिली के ऊपर। आज हम अपनी फैमिली के सारे रिलेशंस को ए टू जेड आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी फैमिली में एक्चुअली है कौन कौन, किससे क्या हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं ब्लड रिलेशन की एक बार डेफिनेशन तुम्हें समझा दूंगी इतनी हूँ कि ब्लड रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है। हमारे खून के रिश्ते, हमारे चाचा, हमारे नाना जी, हमारे नानी जी, हमारे दादाजी, दादी जी, भाई बहन, पापा मम्मी से हमारा क्या रिश्ता है, उस पे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक समझा दूंगी। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा स्टैंडर्ड सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू हमें कुछ सिंबल स्पेसिफिक असाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर। जैसे हमारे पापा हैं तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ब्लड रिलेशन में। हम मैं खुद हूँ तो मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मेरा कोई भाई है तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मेरी मम्मी है तो उसे उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मेरे दादाजी हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। इन इन चीजों के लिए हम स्पेसिफिक सिंबल्स असाइन करते हैं। मैं स्पेसिफिक सिंबल तुम लोगों को बताऊंगी एंड तुम्हें एज इट इज अपने दिमाग में इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, मेल मेंबर्स में कौन कौन आ गए? तुम्हारे पापा आ गए, तुम्हारे भाई आ गए, तुम्हारे चाचा जी आ गए, मामा जी आ गए, सब लोग जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको तुम रिप्रेजेंट करते हो प्लस साइन से। प्लस साइन से तुम रिप्रेजेंट करोगे मेल मेंबर को। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए से मैं किसी मेल मेंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पर ये इतना काफी नहीं है। जब तक मैं ए को विद इन 2 ऐसे ब्रैकेट्स के बाद प्लस साइन असाइन नहीं करती तब तक मेरा मेल मेंबर असाइन नहीं होता। तब तक मैं इसे कुछ भी आइडेंटिटी नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस आई असाइन इट अ सिंबल। ऐसी फीमेल मेंबर के लिए तुम्हारी मम्मी, बहन, चाचा, चाची, मामा, मामी, जितने भी तुम्हारे फीमेल रिलेशंस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? उनको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। जैसे मैंने बी सिंबल असाइन किया और 2 ऐसे ब्रैकेट मैंने लगाए हैं। जो ये वाले ब्रैकेट है ये मेल्स के लिए, ये वाले जो ब्रैकेट है कर्व्ड वाले जो ब्रैकेट होते हैं और ऊपर माइनस साइन, जब तक मैं असाइन नहीं करती तब तक मेरा फीमेल रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है। इसके बाद जनरेशन गैप। अगर मैंने कोई जनरेशन, सपोज मैं अपने पापा की बेटी हूं, तो मेरे पापा और मुझ में एक जनरेशन गैप है, एक पर्टिकुलर जनरेशन गैप देख रहा है। उसको असाइन करने के लिए मैं ऐसे एरो तक उन्हें लेकर जाऊंगी। इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये मैंने तुम्हें बता दिया। पापा को मैंने असाइन किया मेल वाला नंबर, ये आ गया सिंबल हमारा। किड, सपोज मैं हूं या मेरे भाई का एग्जांपल लो, उसमें मेल दे रखा है तो मेल को भी मैंने असाइन कर दिया और बीच में लगा दिया ऐसे एरो। तो ये हमारा जनरेशन गैप दर्शा देता है। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ में रिलेशन है तो बीच में एक ऐसे हाइफन लगा देते हैं। जैसे ये तुम्हारा हस्बैंड मेल पार्टनर को हमने सिंबलाइज कर दिया, ये वाला हमारा फीमेल पार्टनर को हमने सिंबलाइज कर दिया। बीच में हमने एक ऐसे एरो लगा दी, एक सिंबल लगा दिया, ऐसे करके एक हाइफन लगा दिया, तो हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। देखो ये चीजें ना तुम्हें बहुत रिलेट कर पा रहे होगे जो पीसीबी वाले बच्चे होंगे, क्योंकि बायोलॉजी में हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं। उसमें हम बहुत डिटेल में ऐसी चीजें देखते हैं कि मेल के लिए हम बॉक्स बनाते हैं, फीमेल के लिए हम ऐसे करते हैं, कंसेंट्रेट मैरिज के लिए हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं। तो बहुत जो डिटेल में सिंबल्स हम पढ़ते हैं ना, ये कुछ कुछ टाइप का वैसा ही है। ठीक है,
सिबलिंग्स या फिर तुम्हारा ब्रदर सिस्टर के बीच में रिलेशन ऐसे ऐसे भी स्टैब्लिश कर सकते हो और ऐसे भी स्टैब्लिश, जैसे तुम्हारा भाई हो गया, ये तुम खुद हो गए, बहन हो गई, तो उनके बीच में रिलेशन ऐसे स्टैब्लिश होता है। एज इट इज सिंबल याद करने हैं तुम्हें, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ही तुम्हारे काम आएंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें शेयर करती हूँ। किसी का नाम जैसे कि राहुल, नेहा, उससे उसका जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता। क्वेश्चन में कई बार तुम्हें जेंडर गिवन नहीं होगा, तुम्हें खुद जेंडर उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन की थ्योरी समझकर तब तक तुम समझ नहीं सकते कि उसके नाम से तुम उसको रिलेट नहीं कर सकते वो मेल नेम है या फीमेल नेम है। कई लोगों का फीमेल नेम होता है, कई लड़कियों का मेल तरह के नेम्स होते हैं, तो इसीलिए हम बाय नेम वी कांट डिसाइड। हमें पूरी थ्योरी, पूरे क्वेश्चन को डिटेल में समझना होगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेल है या ये फीमेल है। ठीक है, नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें समझ ना आए। नेक्स्ट, जेंडर हेरार्की। अब हेरार्की पे चलते हैं भाई, अपने पूर्वजों पे पहुंच जाते हैं सीधा सीधा। सेम जनरेशन लेवल जीरो। सेम जनरेशन लेवल जीरो का मतलब क्या होता है? भाई बहन, कजन, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, सेम लेवल पे जो सब है, सेम एज ग्रुप वाले, सेम माइंडसेट वाले, सेम एज ग्रुप माइंडसेट, जितने भी हमारे सेम, लाइक मेरा और मेरे भाई, हम लोग सेम एज ग्रुप में आएंगे, हम जेन जीज में आ रहे हैं, सेम जनरेशन में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है लेवल जीरो। ये सबसे नीचे लेवल वाले लोग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेवल जीरो। हायरार्की में ये सबसे नीचे रखे जाते हैं। कौन कौन? भाई बहन, कजन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे जो सेम एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, सेम एज ग्रुप वाले लोग होते हैं, जेंजी हो गए जैसे, तो वो जो जेंजी होंगे वो लेवल जीरो पे रखे जाएंगे, सबसे नीचे रखे जाएंगे। अगर मेरे से नीचे मेरी कोई जनरेशन आ रही है तो वो लेवल जीरो हो जाएगी और मेरा लेवल वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन जिसे हम बोलते हैं प्लस वन जनरेशन, उसमें कौन आते हैं? तुम्हारे पापा आ गए, तुम्हारी मम्मी आ गई, तुम्हारी अंकल आ गए, तुम्हारी आंटी आ गई, तुम्हारे फादर इन लॉ आ गए, मदर इन लॉ लॉ, जैसे ये सब जो हमारे रिलेशन है ये हमारे आते हैं फर्स्ट जनरेशन अबव प्लस वन में, हम इन्हें डालते हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन प्लस टू जनरेशन में हमारे इनसे ऊपर आ गए, पापा से ऊपर पापा के पापा जी, जो कि हो गए हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी जी। ये सारे जो रिलेशन है ये जनरेशन टू में आते हैं, जिसे हम प्लस टू जनरेशन कहते हैं। इसके बाद जनरेशन बिलो। अब जनरेशन बिलो मतलब और नीचे चले जाओ, जैसे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा नेफ्यू, तुम्हारा नीस, नीस मतलब तुम्हारा भतीजा, भांजी, ये सब जो रिलेशंस होते हैं ये माइनस में चले जाते हैं। मैंने अभी समझाया ना, अगर मेरे से नीचे मेरी कोई जनरेशन आ गई तो मैं प्लस वन पे पहुंच जाऊंगी, वो मेरे से और नीचे पहुंच जाएंगे। अभी मेरी जनरेशन थी जीरो, मेरी जनरेशन थी, जैसे मैं खुद हूँ, मेरी जनरेशन है जीरो, लेकिन जो मेरे से नीचे आया उनकी तो हो गई माइनस वन ना। जैसे मेरा नेफ्यू हो गया, मेरी नीस हो गई, उनकी जनरेशन हो गई माइनस वन, मेरी जनरेशन है जीरो, मेरे पापा की जनरेशन आ जाएगी प्लस वन, उनसे ऊपर आ जाएगी प्लस टू। ऐसे करके हम जनरेशन गैप को देखते हैं। ठीक है, माइनस टू में उनसे भी नीचे हो गई, जैसे कि तुम्हारा ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर के वाले रिलेशन, उससे भी नीचे आ गई। मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे की बेटी, ऐसे करके जो रिलेशन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम की टर्मिनोलॉजी पे। हमें कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपने रिलेशंस ही नहीं पता होते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि वो मेरा कोई रिलेशन में लगता है या नहीं लगता, फिर पूछते हैं अरे यार ये कौन है, ये क्या है, ये हमारे चाचा जी हैं। हमें ऐसे भी लोग देखे मैंने, उन्हें अपने रिलेशंस ही पता नहीं होते। ठीक है, तो इतना तो बेसिक तो सबको भाई अपनी फैमिली के बारे में तो पता होना चाहिए, कौन क्या रिलेशन में लगता है। मैटरनल में लाइक मदर साइड के रिलेशन, तुम्हारे मामा मामी, नाना नानी। पैटर्नल में तुम्हारे फादर साइड के रिलेशन, चाचा चाची, बुआ, ये फादर साइड रिलेशन। ब्रदर इन लॉ तुम्हारे जीजा जी, जो तुम्हारे जो रिलेशन में देवर लगते हैं, ऐसे लोग वो ब्रदर इन लॉ में काउंट हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टर लॉ में तुम्हारी भाभी, ननंद, ये वाले जो रिलेशन होते हैं, ये हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा समझा रखा ताकि तुम्हें अच्छी तरह और समझ आए। पेरेंट में तुम्हारे मम्मी पापा आ गए, सिबलिंग में तुम्हारे सगे भाई बहन, सिबलिंग और कजन्स में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। सिबलिंग्स होते हैं जो एक खून से पैदा होते हैं, लाइक मैं अपने मम्मी पापा की बेटी और बेटा, जो मेरा रियल ब्रदर है वो मेरा सिबलिंग है। और कजन्स में आते हैं जैसे चाचा के, बुआ के, मासी के, जो ये बच्चे होते हैं कजन्स में आते हैं। जो मेरा खुद का भाई है, जो मेरे साथ पैदा हुआ है, मेरे मम्मी पापा से पैदा हुआ है, वो मेरा सिबलिंग होता है। ठीक है, स्पाउस में तुम्हारे हस्बैंड वाइफ आ गए। ओनली सन, ओनली डॉटर मतलब एक लौता बेटा, एक लौती बेटी, अकेला बेटा या बेटी, लाइक मैं अपने मम्मी पापा की एक बेटी हूँ, मेरा एक भाई है, ऐसे करके इकलौता बेटा बेटी।
और ओनली चाइल्ड का मतलब है तुम अपने मम्मी पापा के सिंगल चाइल्ड हो, मतलब सिर्फ एक ही बच्चा है, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है। कजन्स में मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई तुम्हारे चाचा बुआ के बच्चे तुम्हारे कजन्स में काउंट होते हैं, ठीक है। अब पॉइंटिंग इंडिकेटिंग, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। पॉइंटिंग, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ, देखो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अब वुमेन सेड, मैंने एक फोटोग्राफ देखी, सपोज मैं वो वुमेन हूँ, मैंने एक तस्वीर की तरफ देखा और मैंने पॉइंट आउट करते कहा, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, मेरी मदर के हस्बैंड का ये इकलौता बेटा है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, मैंने बोला ये मेरी मम्मी के पति, मतलब वो कौन हो गए, मेरे पापा, मेरी मम्मी के पति कौन हो गए, मेरे पापा का इकलौता बेटा है। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अ वुमेन। अब भाई मैंने बोला कि मेरी मम्मी, मदर्स हस्बैंड, मेरी मम्मी के हस्बैंड, तो वो तो मेरे पापा हुए ना, तो मेरे पापा का इकलौता बेटा और मैं उनकी इकलौती बेटी हो गई, तो वो तो मेरा भाई हुआ ना, भाई का रिलेशन हुआ ना। तो ये रिलेशन क्या निकल के आया, ये रिलेशन आया तुम्हारा ब्रदर का निकल के। ऐसे करके तुम लोग ब्लड रिलेशंस को सॉल्व करते हो, और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी आगे और कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। अब ये आया तुम्हारा टाइप 2 पजल या फिर फैमिली ट्री पे चलते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का ब्रदर है। सी इज द मदर ऑफ ए, सी क्या है, ए की मदर है। डी इज द फादर ऑफ सी, डी क्या है, सी का पापा है। ई इज द सन ऑफ बी एंड हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। अब हम इसे समझते हुए चलते हैं क्योंकि लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। सबसे पहले हम लोग इसमें सिंबल्स यूज करेंगे, कैसे करेंगे मैं एक एक करके क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहली लाइन पढ़ो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई ए है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी भाई तुम्हारी बहन है या नहीं है या भाई है, हमें बी का जेंडर नहीं पता है अभी तक, हमें बी का जेंडर अभी नहीं पता, हमें ए का जेंडर तो पता चल गया कि ए भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एक बच्चा है बी, जैसे तुम्हारे यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बी एक बच्चा है, इसका जो भाई है ना वो ए है, मतलब हमें ए का जेंडर स्पेसिफाई हो गया कि ए तो लड़का है, ठीक है। यहीं पे मैंने वही चीज लिखी है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का ब्रदर है। बी का जेंडर हमें अभी तक नहीं पता, बी लड़की है, ये लड़का है, लेकिन ए का जेंडर पता चल गया कि ए तो लड़का है क्योंकि उसने उसको भाई बोला है। तो ए को हमने वही सिंबल असाइन किया, ब्रैकेट ऐसे मेल वाले लगाए और ऊपर प्लस साइन लगाया, और बी को अभी अब तक हमने कोई सिंबल असाइन नहीं करा, तो हमने कहा ठीक है हमें समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाओ, सी इज द मदर ऑफ ए, मतलब हमें सी का जेंडर पता चल गया, लेकिन सी मम्मी है तो सी का जो जेंडर हुआ वो तो फीमेल हो गया, तो फीमेल हो गया तो हमने सी को वो वाले सिंबल असाइन करे ऑफ ए, और ए का जेंडर भी पता चल गया तो वो मेल था। अब सी इज द मदर ऑफ ए, सी तुम्हारा हो गया, यहाँ पे मैंने फीमेल वाले सिंबल असाइन कर दिया और यहाँ पे मेल वाले, और यहाँ पे मैंने जनरेशन गैप भी दिखा दिया। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला डी इज द फादर ऑफ सी, मतलब डी का हमें रिलेशन समझ आ गया क्योंकि डी अगर फादर है तो वो तो हो गए मेल, और सी का हमें पता था कि सी क्या है, मम्मी, तो मतलब मम्मी के पापा, मम्मी के पापा, डी तुम्हारी हो गई मेल और ये तुम्हारी हो गई मम्मी हो गई फीमेल। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, उन्होंने पूछा डी ए के साथ क्या रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो सबसे पहले सी का रिलेशन डी के साथ देखना, सी के पापा हैं, सी के पापा डी हैं, मतलब तुम्हारी जो ये मम्मी है उनके पापा डी हैं, तो ये मतलब ए क्या था, ए था बी का ब्रदर, ये था बी का ब्रदर, और सी है मदर ऑफ ए, मतलब कि इस लड़के की जो ए ब्रदर था उस लड़के की जो मम्मी है वो है सी, और सी के पापा है डी, तो ए और डी का रिलेशन वो नहीं हो गया, नाना जी नहीं हो गए वो उसके। अगर तुम रिलेशन थोड़ा स्टैब्लिश करके देखो, ये तुम्हारी मम्मी है, मम्मी के पापा हुए तुम्हारे नाना जी, क्योंकि सी का बेटा है ए, तो इन दोनों में जो रिलेशन हुआ वो तो नाना जी का ही तो हुआ। मतलब ये क्वेश्चन कैसे किया गया कि मतलब कि जैसे समझो कि मैं बोल रही हूँ अपने भाई को कि ये मेरा भाई है, और जो मेरा भाई है ना उसकी मम्मी सी है, उनको मैंने सी साइन कर दिया सिंबल कि मैं उसकी मम्मी सी है, और जो उसकी मम्मी सी है ना उनके पापा डी है, तो डी और ए का रिलेशन तो वही हो गया ना ग्रैंड सन का, तो उसके नाना जी तो कंसीडर हुए। ऐसे करके तुम्हारे ब्लड रिलेशन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ग्रैंडफादर जो कि मैटरनल में आ गए नाना जी।
मैटरनल में आ गए तुम्हारे नाना जी। अब टाइप 3 वाले क्वेश्चंस, कोडेड ब्लड रिलेशंस। पहले सब्जेक्ट के जेंडर चेक करो, मैंने तुम्हें बताया पहले असाइन कर दो, मेल है फीमेल है प्लस माइनस असाइन कर दो। उसके बाद जिस ऑप्शन में जेंडर मैच ना हो उसे वैसे ही एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन कर मेथड यूज करो। जनरेशन गैप कैलकुलेट करो, फादर सन वाले, मदर डॉटर वाले। अगर फादर और मदर है तो उनको +1 असाइन करो, ब्रदर सिस्टर है 0 असाइन कर दो, सन और डॉटर है -1 असाइन कर दो। टोटल उनका सम करो और ऑप्शन चेक करो। मैंने तुम्हें जैसे अभी अप्रोच करना सिखाया ना क्वेश्चंस का, तुम लोग वैसे अप्रोच करोगे, तुम्हारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फिर तुम्हें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे ना रिलेशंस की, तुम्हें अपने आप सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। और इससे क्वेश्चन आते हैं सीबीटी में। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है, जब तुम्हें ऐसा कोई रिलेशन दिखे ना, P + Q मीन्स P इज द फादर ऑफ A। जब तुम्हें प्लस वाला रिलेशन दिखे ना तो तुम फादर लगाओ, P + Q मतलब P इज द फादर ऑफ Q। जब तुम्हें माइनस वाला रिलेशन दिखे तो तुम सिस्टर का रिलेशन लगाओगे, P इज द सिस्टर ऑफ Q। जब तुम्हें मल्टीप्लाई वाला दिखे ना तो तुम ब्रदर का लगाओगे। अगर प्लस वाला दिखे तो फादर का, माइनस दिखे तो सिस्टर का, और प्लस और मल्टीप्लाई दिखे तो तुम ब्रदर का रिलेशन लगाओगे। क्वेश्चन के थ्रू समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स A इज द अंकल ऑफ B। इसने बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि ए जो है वो तुम्हारा अंकल है, ए इज द अंकल ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द अंकल ऑफ बी। अब अंकल ऑफ बी से देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करो, ए ऑप्शन में वो क्या बताता है। इधर ना इसने प्लस लगा रखा है, प्लस का मैंने तुम्हें बताया था कि फादर वाला रिलेशन तुम लगाओगे, मतलब ए और सी के बीच में यहाँ पे फादर का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। और उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द अंकल ऑफ बी, फादर का रिलेशन। अब तुम सी और बी का रिलेशन देखना, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, मतलब बी और सी और में तो भाई मतलब भाइयों का रिश्ता है ना। अगर ये भाई हो गए तो ये इसके फादर नहीं हो गए, और वो बी के भी तो फादर ही हुए, तो फिर अंकल वाला रिलेशन कहां से आ गया, क्योंकि प्लस साइन तो फादर के लिए और मल्टीप्लाई साइन तो ब्रदर के लिए, तो फिर पापा वाला रिलेशन कहां से आ गया। तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इस ऑप्शन को तो तुम हटा दो। सेकंड ऑप्शन पे सी ऑप्शन को देखते हैं। चलो, प्लस वाला रिलेशन मैंने तुम्हें बताया, प्लस वाला रिलेशन तुम लगाओगे फादर के लिए, तो मतलब बी के पापा सी हैं, ठीक है। माइनस लगाओगे सिस्टर, मतलब ये दोनों तो बहनें हैं, तो ये तो भाई बन ही नहीं रहा, अंकल वाला तो रिलेशन ही नहीं आ रहा। अब तुम बी पे आ जाओ। प्लस साइन, प्लस साइन तुम्हें क्या इंडिकेट करता है कि सी और बी के बीच में फादर वाला रिलेशन है, बी के फादर है सी, ठीक है। मल्टीप्लाई रिलेशन तुम्हें ब्रदर, मतलब सी का जो भाई है वो ए है, तो ए और बी में तो अंकल वाला रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। ये इसके पापा है और वो पापा के भाई है, तो पापा के भाई तो अंकल हो गए ना। मैं अपने पापा के भाई को चाचा जी तो बोलूंगी, अंकल तो बोलूंगी। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन बी निकल के। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है और ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं PYQ बेस्ड MCQ। ये तुम्हें कमेंट में मुझे आंसर करके दिखाओगे तुम लोग इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैंने तुम्हें जैसे अप्रोच करना दिखाया सिखाया, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर देकर जाना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इस वाले को समझते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इफ M इज द सिस्टर ऑफ Z, M इज द सिस्टर ऑफ Z, ठीक है। M जो है वो है Z की सिस्टर, मतलब M को मैं माइनस असाइन करूंगी क्योंकि M तो सिस्टर है। Z इज द वाइफ ऑफ P, ठीक है भाई, Z का भी जेंडर पता चल गया, Z भी तो तुम्हारी वाइफ ही है, तो मतलब उसका फीमेल हो गया। अब Z इज द वाइफ ऑफ P, मतलब कि P हो गया हस्बैंड, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। P इज द सन ऑफ Y, P इज द सन ऑफ Y, मतलब P के पापा हो गए ना ये तो Y, हाँ ठीक है, ये भी समझ आ गया हमें बिल्कुल। हम ऐसे लिखते जाएंगे एक एक करके चीजें। हाउ इज M रिलेटेड टू Y, अब हमें M का रिलेशन निकालना है Y के साथ। अब मैं तुम्हें रिलेशन बताती हूँ कैसे निकालोगे। तुमने लिख ली एक जगह सारी चीजें, अब तुम स्टैब्लिशमेंट करोगे रिजल्ट की। M का रिलेशन Z के साथ क्या है, ये दोनों आपस में बहनें हैं। Z का पति, Z और P आपस में हस्बैंड वाइफ है, और जो इसका पति है ना Z का, वो इस Y उसके पापा है। तो जो ये Z हुई ये तो इनकी बहू हो गई ना, ये तो इनकी डॉटर इन लॉ हो गई Y की, क्योंकि Y के बेटे के साथ Z की शादी हुई है। Z है लड़की तो उनकी क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई, और P है लड़का। और डॉटर इन लॉ की बहन क्या हो गई, डॉटर इन लॉ सिस्टर हो गई, तो Y और इसका रिलेशन क्या हो गई, बहू की बहन तो डॉटर इन लॉ की सिस्टर, तो इसका आंसर आ गया डॉटर इन लॉ की सिस्टर। ऐसे करके तुम क्वेश्चंस क्या अप्रोच करोगे, ठीक है। नेक्स्ट
इस वाले क्वेश्चन का भी तुम मुझे कमेंट में आंसर देके जाओगे। मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को तुम कमेंट में मेरे को आंसर देके जाना, जितनी मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाई है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा और दूसरा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है। इन दोनों के तुम मुझे कमेंट में आंसर देके जाओगे। एक ये वाला क्वेश्चन और एक तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट डायरेक्शन टेस्ट पे आ जाते हैं। हमने अपना ब्लड रिलेशन वाला जितना टॉपिक था उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है। 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं जिसका तुम मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर देके जाना। मैं समझ जाऊँगी कि तुम लोगों को समझ आया नहीं आया, क्योंकि सीबीटी में तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितना मैं तुम्हें डिटेल में समझा सकती हूँ उतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डायरेक्शन टेस्ट पे चलते हैं। डायरेक्शन टेस्ट में मैंने सबसे पहले डायरेक्शन तुम्हें बता दी कि भाई तुम कैसे असाइन करोगे। सबसे ऊपर तुम्हारे आ गया नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ, इधर आ गया राइट वर्ड्स ईस्ट, इधर आ गया लेफ्ट वर्ड वेस्ट। बीच में से तुम जब निकालोगे तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ जाएगा 90 डिग्री पे बन जाएगा। ऐसे ये तुम्हारा साउथ ईस्ट के बीच में बन जाएगा, ये तुम्हारा साउथ वेस्ट के, और ये वाला तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट के बीच में तुम्हारा रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस पे क्या पूछेंगे, राइट लेफ्ट मैजिक रूल क्या होता है वो समझेंगे। राइट टर्न क्लॉकवाइज 90 डिग्री, राइट टर्न क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। ये था तुम्हारा नॉर्थ, ये था तुम्हारा साउथ, ये था तुम्हारा ईस्ट और ये था तुम्हारा वेस्ट। तुमने बोला राइट टर्न, मेरा हाथ ये रहा, मेरा हाथ राइट है, तो मैं राइट टर्न इधर ही तो लूंगी। तो मैंने इधर को राइट टर्न लिया, 90 डिग्री पे बनाया मैंने राइट टर्न। तो तुमने बोला क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तुमने कहा ठीक है। लेफ्ट टर्न वाला देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है, ये नॉर्थ था। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे जाऊंगी, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब मैं ऐसे जाऊंगी तो मैं 90 डिग्री पे ये टर्न ले लूंगी। तो ऐसे करके तुम राइट और लेफ्ट मैजिक रूल को अप्लाई करते हो, ठीक है। इसको तुम और क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छी तरह समझाती हूँ। क्विक कंपास ट्री ट्रिक क्या होती है, फेसिंग नॉर्थ। क्विक कंपास ट्री देखो, ट्रिक देखो, देखो मैंने तुम्हारी डायरेक्शन बता दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे तुम नॉर्थ की तरफ तुमने फेस कर रखा है। अगर तुम अपनी राइट साइड जाओगे तो तुम ईस्ट पे पहुंचोगे, अगर तुम अपनी लेफ्ट साइड जाओगे तो तुम वेस्ट पे पहुंचोगे, ठीक है। हमें बिल्कुल समझ आ गया। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले ये बना लो, तुम डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन बना लो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हम तो वैसे भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं, हमें तो डायरेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो हमें इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे तुम ईस्ट वाले पे जब ऐसे तुम करके देखना, ईस्ट वाले क्वेश्चन को अगर तुम्हें ईस्ट वाले डायरेक्शन बनाओ, राइट साइड जाओगे साउथ मिलेगा, लेफ्ट साइड जाओगे नॉर्थ मिलेगा। जब तुम साउथ पे जाओगे तो राइट साइड जाओगे वेस्ट मिलेगा, लेफ्ट साइड जाओगे ईस्ट मिलेगा। ऐसे तुम वेस्ट की तरफ जाओगे तो राइट साइड जाओगे नॉर्थ मिलेगा, और लेफ्ट साइड जाओगे तो तुम्हें साउथ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें क्या कहता है, इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। हमें बहुत डिटेल में पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते हैं, कहते हैं इक्वल टू में हम लोग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाते हैं। ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ऐसे करके हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। जिसने भी नीट की प्रिपरेशन में बेसिक मैथ पढ़ी होगी उसे ये सब चीज़ें पता होंगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट में मैं तुम्हें कुछ बता दे रही हूँ, जैसे अगर तुम्हारा बेस 3 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। ऐसे 6 8 का तुम्हारा 10 आएगा, 5 12 का 13 आएगा, और 8 15 का तुम्हारा 17 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गई। अब तुम्हारे एमएनएस सीबीटी में 4 मेन क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं। टाइप 1 है तुम्हारा फाइनल डायरेक्शन और फेसिंग डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन और फेसिंग डायरेक्शन कैसे यूज करते हैं, डायरेक्ट NESW ट्रिक यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ट्रिक हम लोग यूज करते हैं फाइनल डायरेक्शन और फेसिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। रूल 1, एक राइट और एक लेफ्ट दिखे तो दोनों को काट दो। एक राइट एक लेफ्ट दिखे दोनों को काट दो, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, ज्यादा समझ आएगा। एक राइट एक लेफ्ट दिखे दोनों को काट दो, आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है। दूसरा रूल कहता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू पहले इस वाले रूल को समझ लेते हैं। अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, एक इंसान है जो कि नॉर्थ को फेस कर रहा है, ही टर्न्स राइट देन लेफ्ट देन राइट, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। मैंने कहा ठीक है, तुम इसमें NESW रूल लगा दो, ठीक है। जैसे जैसे उसने बोला हमने लिख लिया, पहले वो क्या कर रहा था, नॉर्थ को फेस कर रहा था, हमने नॉर्थ लिख लिया, फिर वो राइट हो गया, हमने एक राइट लिख लिया, फिर वो दोबारा लेफ्ट हो गया, हमने एक लेफ्ट लिख लिया, फिर वो दोबारा राइट हो गया, हमने एक राइट लिख लिया। मैंने बोला जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, एक राइट और एक लेफ्ट को काट दो, एक राइट और एक लेफ्ट को काट दो, ठीक है। हमने काट दिया, हमारे पास बचा क्या, एक नॉर्थ बचा एक राइट बचा। अब हमने बनाया अपनी डायरेक्शन, नॉर्थ
ईस्ट, नॉर्थ साउथ और तुम्हारा ईस्ट और तुम्हारा वेस्ट। अब मैंने बोला एक नॉर्थ और एक राइट, ठीक है मैं नॉर्थ पे खड़ी हूँ, मैंने बोला राइट ले लो, एक राइट है ना, एक राइट की तरफ झुक जाओ, एक राइट की तरफ झुके तो आया क्या ईस्ट, तो तुम्हारा आंसर आ गया ईस्ट। इन क्वेश्चंस की अप्रोच ऐसे होती है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट में से कैसे निकालते हैं। राहुल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद द स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ऑप्शन दे दिए गए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। मैंने ना सबसे पहले ना मैंने बोला भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले बनाऊंगी डायरेक्शन, मेरा तो एक ही रूल है, मैं तो अपनी डायरेक्शन बना के ही चलूंगी हर क्वेश्चन में। डायरेक्शन क्वेश्चन आ गई तो मैं तो डायरेक्शन बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया है राहुल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। राहुल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था मैंने यहाँ पे माना, बिल्कुल ओरिजिन पे माना। राहुल क्या गया 10 किलोमीटर गया राहुल नॉर्थ में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने अपनी क्लैरिटी ले ली। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, अच्छा यूटर्न ले ली उसने, यूटर्न लेके 6 किलोमीटर आ गया साउथ, यूटर्न लेके 6 किलोमीटर आ गया साउथ की तरफ, बिल्कुल आ गया समझ में। 6 किलोमीटर जब वो साउथ आया, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ चला गया, ठीक है। वो इधर 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया, बिल्कुल ठीक है, हमें समझ आ गया। देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद द स्टार्टिंग पॉइंट, अब उसने स्टार्ट कहां से किया था, उसने स्टार्ट किया था तुम्हारा ओरिजिन से, और अभी वो है 3 किलोमीटर इस वाली डायरेक्शन में। तो वो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, मैंने कहा बना लो इसका पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू राइट एंगल ट्राइंगल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, 3 डायरेक्शन तुम्हारी ईस्ट में आ गई, ए तुम्हारी आ गई जब तुमने 10 तुम्हारा यहाँ से गया था, 6 तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में साउथ की तरफ आया, तुमने माइनस किया तो 4 किलोमीटर नॉर्थ आ गया, तो तुमने डाउनवर्ड्स नॉर्थ वाली डायरेक्शन बना दी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का रूल करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जब ये वाली चीज लगाओगे तुम्हारा रिजल्ट आएगा 5 निकल के। 5 तो आ गया, ठीक है। हमें डायरेक्शन तो पता चल, जब हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, पर डायरेक्शन का क्या, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो इधर वाली साइड जा रहा है, यहाँ ये वाला कुछ बनेगा, तो ये वाली तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट तुम्हारी डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट तुम्हारी डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके तुम लोग जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है उनको ऐसे ही सॉल्व करते हो। अब आ जाते हैं टाइप 3 पे, जो कि है तुम्हारे एंगल बेस्ड क्वेश्चन। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 137 डिग्री, इन सब में रोटेशन लगती है। क्लॉकवाइज लगाओगे तो प्लस आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाओगे तो माइनस यूज करोगे। अब समझो कैसे, दोनों को सेपरेट करके फाइनल डायरेक्शन को रोटेट कर दोगे। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया, अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट, एक पर्सन है जो तुम्हारा, ये रही तुम्हारी डायरेक्शन, एक पर्सन है जो तुम्हारा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एक पर्सन है जो तुम्हारे इधर वेस्ट की साइड फेस कर रहा है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने बोला ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट कर गया, 45 डिग्री रोटेट कर गया, तो मतलब ये तुम्हारा क्लॉकवाइज तो तुम्हारा ऐसे घूमता है ना, मतलब ये कुछ कुछ ऐसे घूम गया, ऐसे घूमा ये, है ना। देन 180 डिग्री, फिर वो 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर दोबारा 45 डिग्री घूमने के बाद 180 डिग्री आ गया वो दोबारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यार अब तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाऊंगी तो मैं तो वैसे ही पागल हो जाऊंगी, कहाँ से आंसर निकालूंगी। इसके लिए एक ट्रिक समझो, इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ, देखो। अब उसने बोला कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है कितना है, क्लॉकवाइज पे 45 डिग्री और 180 डिग्री, तुमने दोनों को ऐड कर दिया, आ गया तुम्हारे पास 225 डिग्री। एक तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बना, ठीक है, 270 हमें दे रखा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस किया, मैंने जब इन दोनों का डिफरेंस किया तो तुम्हारे पास आंसर आया 45 डिग्री, ठीक है। हमारे पास 45 डिग्री आ गया, लेकिन तुमने बोला यहाँ पे दीदी आपने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिख दिया, आपको डायरेक्शन कैसे पता चली। जो भी आंसर, जो भी तुम्हारी क्वेश्चन में तुम्हें जो डिग्री है वो ज्यादा वाली दे रखी हो ना, जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की 270 ज्यादा दे रखी है 225 से, तो तुम वही ये यहाँ लिख दोगे, जो कि तुम्हारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट से
वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा साउथ वेस्ट। वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज कैसे? क्योंकि वेस्ट से ही तो उसने शुरुआत की थी, वेस्ट पे वो फेस कर रहा था। तो वेस्ट से जब तुम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारे पास 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जब तुम वेस्ट से जो उसने स्टार्ट किया था वहां से 45 डिग्री जाओगे तो तुम्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी। कैसे? देखो बता भी देती हूँ, नॉर्थ साउथ तुम्हारा ईस्ट और यहाँ पे तुम्हारा आ गया वेस्ट। अब तुम्हारा वेस्ट से इसने शुरुआत किया था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना है। क्लॉकवाइज तो तुम्हारा ऐसे जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज तुम ऐसे जाओगे, तो तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारी जो डायरेक्शन आएगी वो ये वाले तो निकल के आ रही है, तो ये आ गया तुम्हारा साउथ वेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस को तुम लोग ऐसे सॉल्व करते हो, ठीक है। नेट रोटेशन तुम्हारा टोटल क्लॉकवाइज माइनस टोटल एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हें मैंने बताया ऐसे ही यूज करना। अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे, ऐसे करके डायरेक्शन बनाओगे सब चीजों की, तो तुम्हारा टाइम भी कंज्यूम होगा और आंसर भी कई बार एक्यूरेट नहीं आ पाता, गलत आ जाता है। तो इसलिए ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला यूज करना नेट रोटेशन निकालने का, टोटल क्लॉकवाइज माइनस टोटल एंटी क्लॉकवाइज। जिस वाले की डिग्री ज्यादा है उसी को तुम फाइनल आंसर में लिखते हो। जैसे एंटी क्लॉकवाइज की 270 डिग्री ज्यादा थी तो मैंने उसको आंसर में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शेडो रूल। चीट शीट मैंने तुम्हारे लिए चीट शीट तैयार कर दिया, तुम इसको एज इट इज याद कर सकते हो। जैसे टाइम अगर मुझे मॉर्निंग का दे रखा है तो मेरी सन की पोजीशन मॉर्निंग में हमेशा ईस्ट में रहती है। पर्सन अगर नॉर्थ फेस करेगा तो उसकी शेडो डायरेक्शन लेफ्ट में बनेगी, अगर पर्सन साउथ फेस करेगा तो उसकी शेडो डायरेक्शन राइट में बढ़ेगी। अगर वो इवनिंग में है, सन पोजीशन वेस्ट में है, तो उसकी नॉर्थ में पर्सन फेस कर रहा है तो शेडो डायरेक्शन राइट में बनेगी। ऐसे इवनिंग में ईस्ट में है तो साउथ में, फिर जाकर शेडो डायरेक्शन लेफ्ट में बनेगी। और नून जब 12 बजते हैं, दोपहर के जो 12 PM होते हैं, ओवरहेड पे सन होता है बिल्कुल सिर के ऊपर, तो पर्सन कहीं भी फेस कर रहा हो उसकी शेडो फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि सन की डायरेक्शन ही हमारे सिर पे फॉर्म होती है, तो उसकी कोई शेडो डायरेक्शन बनेगी ही नहीं इंसान की, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मैंने ये वाले वर्ड हाईलाइट कर लिए, सनराइज मॉर्निंग, सुरेश वॉज स्टडिंग फेसिंग अ पोल, पोल की तरफ फेस कर रहा है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एक्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में शेडो फेल कर रही है। विच डायरेक्शन विल वॉज सुरेश फेसिंग, मैंने बोला जो जो वर्ड मैंने तुम्हें चीट शीट में दिए थे ना वही वही वर्ड देख लो। मॉर्निंग, सन, ईस्ट, सनराइज, मतलब कि मॉर्निंग में तो हमेशा सनराइज करेगा, तो ईस्ट वाले ही दो ऑप्शन थे हमारे पास, यहाँ से हमने देखे। मॉर्निंग में तो हमेशा सन की पोजीशन ईस्ट में रहेगी, ठीक है। शेडो लेफ्ट में बन रही थी, ठीक है। अब देखा मैंने मॉर्निंग सन पोजीशन ईस्ट, शेडो तुम्हारी बन रही है लेफ्ट, तो पर्सन तो नॉर्थ में फेस करेगा। चीट शीट के थ्रू तो मुझे कुछ ज्यादा कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, चीट शीट के मुझे सारी चीजें याद थी, तो मैंने एज इट इज आंसर निकाल दिया, मेरा नॉर्थ फेसिंग आंसर आ गया। ऐसे करके हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिए हैं, तुम्हारा साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम मुझे कमेंट में आंसर देके जाओगे। मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए, इन तीनों क्वेश्चन के जिसने भी मुझे एक्यूरेट आंसर दिया, मैं समझ जाऊंगी कि भाई उसका सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है। तीनों क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं, कोई भी तुम्हें इतने क्वेश्चन नहीं कराता। 6-7 लेक्चरों में तुम्हें ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं कई लोग, मैंने वीडियोस देखी थी। एंड उसके बाद मैंने तुम्हें सिंगल वन शॉट में जितने कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में कवर करने की चीज़ें क्वेश्चन ट्राई किया है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं। और भी क्वेश्चंस तुम्हारे टेलीग्राम पे मैं तुरंत भेज दूंगी, अब जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा उसके थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेज दूंगी, नोट्स भेज दूंगी। तुम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह एक बार नोटबुक में लिख कर सॉल्व करके देखना। एंड तुमसे अगर सॉल्व हुए और तुमने मुझे कमेंट में एकदम एक्यूरेट आंसर दिया, तो मैं तो समझ जाऊंगी कि भाई तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो ये थे हमारे सारे लेक्चर, जितना मैं तुम लोगों को बता सकती थी इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट एकदम डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड विद दिस वी विल एंड आवर क्लास, हम एंड करते हैं अपनी क्लास को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो भी एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझना था एंड मेरी तरफ से ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको समझ आई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना।